इंडिया का एक स्टेट है छत्तीसगढ़, जिनको पूरा इंडिया के लोग नक्सलियों के गढ़ के नाम से जानते हैं। यह नक्सलियों का होम ग्राउंड माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नक्सली सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही है, और भी अदर्स स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी स्टेट है। लेकिन नक्सलियों का अधिक प्रभाव छत्तीसगढ़ में ही देखे जाते हैं, जहां 1 मंथ के अंदर एक ना एक अटैक सामने आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ जो पहले पूरे मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर इंडिया का 26वां स्टेट बना। इंडिया का 15% से अधिक पावर एंड स्टील को प्रोड्यूस करती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 1,35,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इनका जो 50% एरिया है वह पहाड़ी और फॉरेस्ट के दायरे में आते हैं। इनके आसपास रहने वाले सारे लोग ज़्यादातर एससी आदिवासी समाज के होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय लेबरी करना और तेंदुपत्ता तोड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ के मैक्सिमम लोग यही कार्य करते हैं। ऐसे तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहे जाते हैं, बट आदिवासियों के पास खुद के लैंड नहीं है, इसलिए ये लोग फॉरेस्ट के क्लोज जाकर बसते हैं। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य फॉरेस्ट है जो 92,000 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। ये फॉरेस्ट इंडिया के 3 स्टेट के लाइन को टच करती है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यही वजह है कि नक्सलाइट छत्तीसगढ़ को ही अपना किला चुना है, इनको अपना गढ़ बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ का ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहां नक्सलियों का पकड़ मजबूती से बना हुआ है, जैसे सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम। इन सब डिस्ट्रिक्ट में नक्सलाइट झोपड़ी छाड़कर अपना रात गुजारते हैं। अब एक बार रिमाइंड करिए कि नक्सलाइट की शुरुआत कैसे, क्यों, कब, कहां और किसने किया था। दिन थे 25 मई 1967 को वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन में उस वक्त एक बड़ी घटना घटी, जब चाय बागान के ओनर और पुलिस ऑफिसर्स के अलायंस से हुए अटैक में 9 वुमेन समेत 2 चाइल्ड मारे गए। मरने वाले लोग आदिवासी समाज के थे। इस घटना ने आदिवासी लोगों को अंदर से झकझोर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों ने भूस्वामियों के अगेंस्ट वेपन्स उठा लिए और यहीं से नक्सलवादी मूवमेंट स्टार्ट हो गए। इस मूवमेंट को मोशन देने के काम कर रहे थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर कानू सन्याल, चारू मजूमदार और जंगल संथाल। इन लोगों को चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ त्से तुंग के स्टेटमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए। माओ ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, रेवोल्यूशन बंदूक की नोक से निकलती है। इसी स्टेटमेंट से प्रेरित होकर शोषित लोगों ने वेपन्स उठा लिए। इस मूवमेंट में नक्सलबाड़ी गांव के बेरोजगार युवा और भूमिहीन किसानों ने गांव के भूस्वामियों, पूंजीपतियों और करप्ट लीडर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। इनका उद्देश्य था आदिवासियों मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करना और समाज में एक साथ मिलजुल कर रहना चाहते थे। लेकिन यही नक्सलवादी लोग आज समाज के लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। इनका मकसद अब लोगों को मारना हो गया है। नक्सली इस काम को अपना धंधा बना लिए हैं। नक्सलाइट जिस एरिया में होते हैं उनके आसपास ना रोड बनने देते हैं, ना कोई पुल या भवन बनने देते हैं, या यूँ कह सकते हैं उस एरिया में किसी प्रकार के डेवलप नहीं होने देते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। अगर गवर्नमेंट नक्सलियों के अगेंस्ट जाकर कोई भवन या पुल बना देते हैं
तो मौका पाते ही नक्सली उनको नष्ट कर देते हैं। नक्सलाइट की शुरुआत वेस्ट बंगाल से होकर झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक अपनी टांगें पसार चुके थे। नक्सलियों ने आम लोगों से लेकर गवर्नमेंट के नाकों में दम करने लगे। गवर्नमेंट इससे तंग आकर स्टेट पुलिस को ऑर्डर दिए इनको खत्म करने के लिए। साल 1989 में आंध्र प्रदेश पुलिस ने नक्सलियों को खत्म करने के लिए ग्रह उंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को IPS KS व्यास लीड कर रहे थे। इस ऑपरेशन में सैकड़ों से अधिक नक्सलाइट मारे गए, जिसके बाद नक्सलियों के अंदर घबराहट पैदा हो गए। दिन प्रतिदिन इनके साथी मारे जाने लगे। जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे KS व्यास, वह नक्सलियों के दुश्मन के लिस्ट में हेड लिस्ट में उनका नाम आ गए थे। नक्सलियों ने उनसे रिवेंज लेने के लिए 27 जनवरी 1993 को IPS KS व्यास को गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। इस हत्या के बाद आंध्र प्रदेश के पुलिस के अंदर गुस्सा सिर चढ़कर बोलने लगे और नक्सलियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। इस ऑपरेशन से अपना जान बचाने के लिए नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य वन में शरण लिए, जिसके बाद यहाँ धीरे धीरे करके नक्सलियों की संख्या बढ़ती गई और आगे चलकर आज यही छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य वन नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में आर्मी के तरह नक्सलियों के ट्रेनिंग होते थे। लोगों को नक्सली बनाने के लिए नक्सली वहां कैंप लगाकर उनको प्रोत्साहित करते थे। नक्सली गवर्नमेंट के लिए सिर दर्द बनते जा रहे थे। आए दिन इनके आतंक बढ़ते जा रहे थे। महेंद्र कर्मा, जिसे बस्तर के टाइगर के नाम से भी जानते हैं, जो 2000 से 2004 तक छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्री एंड कमर्शियल मंत्री रहे हैं। इन्होंने 2005 में नक्सलियों के अगेंस्ट सालवा जुडूम मूवमेंट स्टार्ट किया। इसमें यह सफल भी हो रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि यह मानवाधिकार को उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए जुलाई 2006 में सालवा जुडूम मूवमेंट को बंद करा दिए। इस मूवमेंट से नक्सलियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचे थे। नक्सलियों ने इसका रिवेंज लेने के लिए महेंद्र कर्मा के ऊपर 2012 तक 4th अटैक किए, जिसमें वह हर बार बच निकले। 2013 में छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शंस में महेंद्र कर्मा इलेक्शंस लड़ते हैं और वह पार्टी के प्रचार प्रसार करने के लिए छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट गए थे। दिन थे 25 मई 2013। जब सुकमा से उनकी काफिला दरभा झिरिम घाटी पहुंची तो वहां नक्सलियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिए। इस अटैक में महेंद्र कर्मा सहित कांग्रेस पार्टी के 18 से प्लस कार्यकर्ता मारे गए। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में बीजेपी के काफिलों पर अटैक किए थे, जिसमें बीजेपी के भीमा मांडवी समेत 5 एमएलए की मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ चलते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ होम डिपार्टमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2001 से 2019 तक माओवादी वायलेंस में 1002 माओवादी और 1234 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। छत्तीसगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर और सुकमा, यह स्टेट के अंतिम छोर पर बसे इलाके में आते हैं। यहाँ नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 के दबदबा है। इस बटालियन के कमांडर है माडमी हिडमा। हिडमा को नक्सलियों का सबसे डेंजरस नक्सली माने जाते हैं। अगर हिडमा की सिक्योरिटी की बात की जाए तो उनकी Z+ सिक्योरिटी होती है। ये लोगों के सामने नहीं आते हैं। सोशल मीडिया पर हिडमा की कोई इमेजेस देखते हैं तो वह बहुत पुरानी है। वह जब
जब नक्सलाइट में ज्वाइन किए थे। इसके बाद हिडमा की कोई इमेजेस सामने नहीं आए हैं। 2010 में जब दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के काफिलों पर अटैक हुए, इस अटैक में 76 सोल्जर मारे गए। इस अटैक के मास्टरमाइंड हिडमा थे। इसके बाद हिडमा को बटालियन नंबर 1 का चीफ बना दिए। 2013 में जो दरभा झिरिम घाटी पर अटैक हुआ था, जिसमें कई कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर मारे गए थे, इस अटैक के भी मास्टरमाइंड हिडमा ही थे। गवर्नमेंट ने हिडमा के सिर के ऊपर 40 लाख रुपये का रिवॉर्ड रखे हैं, यानी जो हिडमा को मारेंगे उनको गवर्नमेंट 40 लाख रुपये देंगे। नक्सलियों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त करने का समय निर्धारित किए हैं। इसमें सफल भी हो रहे हैं। नक्सलियों को खत्म करने में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ ये सब इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। इन सब फोर्सेस में कुछ ऐसे भी फोर्सेस मौजूद है जो पहले नक्सलाइट में काम कर रहे थे। इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया तो गवर्नमेंट ने इन सबको फोर्सेस ज्वाइन करा दिए। बिकॉज इन सबको नक्सलियों का ठिकाना का पता और उनके चाल को बेहतर ढंग से समझते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना कांटों से ही कांटों को निकाला जाए। इसके बाद नक्सली और फोर्सेस के बीच लगातार अटैक हो रहे हैं। 2023 में दंतेवाड़ा में नक्सलियों की एलईडी ब्लास्ट में 10 सोल्जर शहीद हुए। 2024 में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर 3 मुठभेड़ हुए। इसमें 42 नक्सली मारे गए। कांकेर में एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 29 नक्सली मारे गए। नारायणपुर में 10 नक्सली मारे गए। बीजापुर में 12 नक्सलियों को ढेर किए गए। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक इनकाउंटर में 12 नक्सलाइट मारे गए। नारायणपुर और कांकेर बॉर्डर पर 3 फीमेल नक्सलाइट मारे गए। ऐसे कई अटैक हो चुके हैं और कई अटैक होने वाले हैं, जब तक कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों की सफाई नहीं हो जाती है।